अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास एंड लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसमें हम यहाँ पर रिलेशंस भी एक डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। तो सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम ऐसे डिफाइन करते हैं: center of mass coordinate system is a reference frame which move with the velocity of center of mass, so that the center of mass it rests in this system। कि अगर हम ये कहें कि कोई भी एक सिस्टम वो मूव कर रहा है जो सेंटर ऑफ मास है उस वेलोसिटी के साथ, मींस कि कोई ऐसा सिस्टम लेते हैं कि वो मूव कर रहा है और उसकी इनर्शियल फ्रेम जो आ रही है, फ्रेम आ रही है, तो उस फ्रेम में अगर जो उसका डिस्टेंस आ रहा है तो वो डिस्टेंस सेम है। मीन कि अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा तो ऐसी फ्रेम जो हो इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। नाउ द लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम या सेंटर ऑफ मास ऑफ लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सर्टन ऑफ मास ऑफ लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि लेट्स सपोज अगर टू ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है और दूसरा मोशन में है, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम इनकी वेलोसिटी डिफरेंट आ रही है, तो इसको हम ये कहेंगे कि ये लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यहाँ पर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास एंड लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते हैं कि सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। A system with respect to which center of mass of a particle is at rest is called center of mass coordinate system। यहाँ पर इसके लिए एक डायग्राम दिखाई हुई है कि ये डायग्राम देख लें कि ये दो मैसेज आ रहे हैं, एक मैसेज M1 और दूसरा मैसेज M2 आ रहा है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ये आ रहा है जिसे CM से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और CM इन दोनों का सेंटर ऑफ मास आ रहा है। अब हमने ये कहा है अ कोऑर्डिनेट सिस्टम with respect to which center of mass of a particle is rest is called center of mass coordinate system। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आ रहा है तो जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल जो है तो ये रेस्ट में है, तो इसे हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमारे सेंटर ऑफ मास ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम आ रहे हैं। सेकंड, लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब हम डिफाइन करेंगे तो लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे डिफाइन करेंगे, ये हमारे पास लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम आ रहा है। अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच वन ऑफ द पार्टिकल इज मूविंग व्हाइल अदर पार्टिकल इज एट रेस्ट इज कॉल्ड लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम यहाँ पर ये लेते हैं कि अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, लेट्स सपोज M1 मूव कर रहा है और M2 अगर रेस्ट में है, तो ऐसा सिस्टम जो होगा तो इस सिस्टम को हम ये कहेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम, या सिंपली इसे लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है। अब हम ये लेते हैं कि दो पार्टिकल लेते हैं, एक पार्टिकल M1 है और दूसरा पार्टिकल M2 है। M1 पार्टिकल जो है M2 पार्टिकल के साथ स्ट्राइक कर रहा है और कंडीशन ये अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि M1 इसके साथ स्ट्राइक कर रहा है, इनिशियली M2 जो है ये रेस्ट पर है। R1 यहाँ पर ये जो आ रहा है तो R1 रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशंस वेक्टर ऑफ मास M1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। R2 represent positions vector of mass M2 with respect to origin O, and this capital R represent positions vector of center of mass
ये r जो आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर ऑफ मास का पोजीशंस वेक्टर को। अब यहाँ पर ये r जो आ रहा है तो ये r रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशंस वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास टू m1। तो सेंटर ऑफ मास से लेकर m1 तक जो पोजीशंस वेक्टर आ रहा है तो ये हमारे पास आ रहा है। तो ये हमने एक प्लेन ले ली एक्स वाई प्लेन, तो उसमें इसको ड्रा किए हुए। अब हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट है कि जहां पर टोटल मास जो होगा तो ये लोकेटेड होगा। तो इस पॉइंट पर मास क्या हो रहा है, लोकेटेड हो रहा है। तो जब हम डिफाइन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखें r, तो r क्या आ जाएगा यहाँ पर m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो टोटल मास क्या आ रहा है m1 प्लस m2, तो ये टोटल मास आ जाएगा। तो जिससे हम ये कहेंगे कि ये सेंटर ऑफ पोजीशंस वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास आ रहा है। अगर हम ये फाइंड करें कि सेंटर ऑफ मास है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम ये कहेंगे r जो हमारे पास आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव लें। किस वजह से, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल होती है v इज इक्वल टू dx ओवर dt। तो x की बजाय यहाँ पर ले लें r, तो v इज इक्वल टू dr ओवर dt। जो हम डेरिवेटिव लेंगे तो उस डेरिवेटिव से यहाँ पर क्या जाएगा, वेलोसिटी v r1 की जगह पर v1 और r2 की जगह पर हम इसे रिप्लेस कर देंगे v2 से। सो दैट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ रही है। अब कंडीशंस ये अप्लाई की थी कि m2 जो है रेस्ट पर है। जब m2 रेस्ट पर है, m1 की वेलोसिटी v1 और m2 जो होगा इसकी वेलोसिटी v2 होगी। इफ m2 is at rest so that the velocity of mass m2 is 0। तो वेलोसिटी ऑफ मास m2 जो होगा तो ये क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो टारगेट पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट पर होगा, तो इसमें पुट कर लें तो ये वाला फैक्टर यहाँ से m2 v2 ये 0 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 रह जाएगा। अब ये वाली जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था वहां पर रिड्यूस मास को डिफाइन किया था। तो अब रिड्यूस मास क्या था, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पर हमें इस जगह पर m2 चाहिए। m2 लाने के लिए इसको m2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और m2 के साथ डिवाइड भी कर लिया। जब हमने इसको m2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 जो कि किसके इक्वल है, यहाँ पर देख लें ये रिड्यूस मास के इक्वल है। तो इसकी जगह पर रिड्यूस मास पुट कर लिया। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, तो अब क्या साथ ये v1 आ रहा है तो v इज इक्वल टू म्यू ओवर m2 और साथ क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा। तो यहां पर एक पॉइंट देख लें, डायरेक्शंस ऑफ मोशंस ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इज सेंटर, इसकी बात कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास इज सेम एज डायरेक्शंस ऑफ मोशंस ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इन लेबोरेटरी फ्रेम। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम आ रहा है। जब हमने ये कहा था कि m1 रेस्ट पर है m2 मूव करे या m1 मूव करे m2 रेस्ट पर हो, तो ये हमारे पास क्या होगा, लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें ये कहा हुआ है द मोशंस ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इज सेंटर ऑफ मास इज सेम एज डायरेक्शंस ऑफ मोशंस ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल इन लेबोरेटरी फ्रेम। अब यहां पर हम डिराइव करते हैं रिलेशंस बिटवीन angle of scattering in laboratory coordinate system and center of mass। लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास जो होगा और सेंटर ऑफ मास, तो इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक रिलेशंस ड्राइव करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले डायग्राम की तरफ जा रहे हैं। तो डायग्राम ये हमारे पास आ रही है, इसको देख लें। तो ये हमारे पास है फर्स्ट जो है तो ये सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम की। लेट्स सपोज दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। तो v1 एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v1 और दूसरा पार्टिकल इसकी वेलोसिटी v2 है।
अब इस पॉइंट पर आकर दोनों पार्टिकल यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे, इनके दरमियान कोलिजन्स होगी। हम ये अभी नहीं कह रहे, कंडीशंस नहीं अप्लाई कर रहे कि m1 पार्टिकल उसका मास ज्यादा है, m2 का मास ज्यादा है, या वेलोसिटी v1 ज्यादा है, या वेलोसिटी v2 ज्यादा है। इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम जस्ट यहाँ पर ये डिफाइन कर रहे हैं कि दोनों पार्टिकल, दोनों मेसेज मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर विद सर्टेन वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ मास m1, इसकी बात कर रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ मास m1 इज v1 एंड वेलोसिटी ऑफ मास m2 इज v2। जब यहाँ पर ये कोलाइड करेंगे तो आफ्टर कोलिजन्स इनकी डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आफ्टर कोलिजन्स ये हमारे पास डायरेक्शंस आ जाएगी। तो मास m1 इस डायरेक्शन में अगर मूव करे और मास m2 जो है इस डायरेक्शन में मूव करे तो ये v1 प्राइम, और आफ्टर कोलिजन यही वेलोसिटी चेंज होकर तो v1 प्राइम बन जाएगी और ये वेलोसिटी v2 प्राइम बन जाएगी। ये सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास आ रहा है, इसको अभी हम बाद में देखते हैं। हम ये कहते हैं, साथ दूसरी डायग्राम को भी देख लें कि लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कहा था कि एक पार्टिकल रेस्ट में है तो यहां से ये जब मूव करेगा v1 तो रेस्ट, यहां पर अगर दूसरा पार्टिकल है ये रेस्ट में आ रहा है, इस पोजीशंस पर रेस्ट में आ रहा है, ये पोजीशन है हमारे पास। m1 मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1 और m2 जो है इसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये पार्टिकल रेस्ट में है। आफ्टर कोलिजन्स जब ये कोलाइड करेंगे, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट, तो जब यहाँ पर ये कोलाइड करेंगे तो v1 यहाँ पर स्कैटर्ड हो जाएगा और v2 भी सॉरी m1 स्कैटर्ड हो जाएगा और m2 जो है ये भी स्कैटर्ड हो जाएगा। m1 स्कैटर्ड होगा और उसकी वेलोसिटी v1, m2 जो होगा रेस्ट में होगा तो यहां से वेलोसिटी गेन करेगा तो उसकी वेलोसिटी v2 प्राइम आफ्टर कोलिजन, तो वेलोसिटी v2 प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। द मास m1 स्कैटर्ड हो रहा है एंगल साई, तो x एक्सिस के साथ एंगल साई बना रहा है। m2 जो है तो यहां पर ये वाला जो एंगल बन रहा है तो ये एंगल जाय बना रहा है, तो ये हमारे पास साई और यहां पर ये एंगल जाय बना रहा है। तो जाय जैसे हम लिखते हैं अल्फा बीटा गामा, तो इस तरीके से साई फाई जाय भी हम लिख सकते हैं। तो जाय की बजाय आप फाई लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए अभी इसमें हम रिलेशंस डिराइव करते हैं, द कनेक्शंस बिटवीन टू स्कैटरिंग एंगल्स साई, और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, जाय आ रहा है। एंगल ऑफ स्कैटरिंग इन लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम, और थीटा अगर हम यूज करें तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग इन सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये दो रिलेशंस हमारे पास आएंगे। v1 v2 v1 प्राइम v2 प्राइम वेलोसिटी है। v1 velocity of particle of mass m1 in center of mass coordinate system before collisions। v2 velocity होगी center of mass of a particle m2 before collisions। तो v1 प्राइम वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम आफ्टर कोलिजन्स। इसी तरीके से v2 प्राइम जो होगी तो ये वाली वेलोसिटी भी आफ्टर कोलिजन्स हमारे पास आएगी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स को अप्लाई करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन्स इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन्स, तो टोटल मोमेंटम क्या होगा कि ये पार्टिकल इसका मास m1, ये m2, वेलोसिटी v1 v2, तो मोमेंटम्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो ये p1 p2 p1 प्राइम p2 प्राइम। तो बिफोर कोलिजन्स क्या आ रहा है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन्स क्या होगा, m1 v1 प्राइम m2 v2 प्राइम इज इक्वल टू 0। यहां से देख लें कि बिफोर कोलिजन्स m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम m2 v2 प्राइम।
हमने V1 और V2 के साथ प्राइम लिखा, M1 और M2 के साथ प्राइम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसका मास चेंज नहीं होता, जस्ट उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो इस वजह से हमने इसको डिफरेंट वेलोसिटी से रिप्रेजेंट किया है। नाउ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा कि एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो एनर्जी बिफोर कोलिजन ये हमारे पास होगी particle of mass m1, particle of mass m2 before collisions, particle of mass m1 and particle of mass m2 after collisions। 1/2 m1 v1 square plus 1/2 m2 v2 square is equal to 1/2 m1 v1 prime square plus 1/2 m2 v2 prime square। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। किसके लिए? कंडीशंस वही है कि हमने ये कहा था कि टारगेट पार्टिकल जो है इज एट रेस्ट पर है। जबकि टारगेट पार्टिकल रेस्ट पर होगा तो उसमें हम ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे कि v1 प्राइम जो है ये v1 के इक्वल एंड v2 प्राइम जो है ये v2 के इक्वल। यहां से देखें कि ये v2 जो है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके साथ हम ये लिखेंगे -v2 कि ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। अब v1 को फाइंड करें तो v1 क्या होगा? v1 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। इस डायग्राम को देख लें तो यहां से अगर v को फाइंड करें तो ये क्या होगा? v1 माइनस v2 हमारे पास हो जाएगा। v1 प्राइम भी इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। v1 प्राइम क्या होगा? v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 प्राइम माइनस v2। तो v2 प्राइम आएगा तो v2 प्राइम की जगह पर यहां से क्या लिखेंगे? v2 प्राइम इज इक्वल टू v2 के इक्वल है। अब हम यहां पर ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहां पर दो एंगल फॉर्म हो रहे, थीटा फॉर्म हो रहा था। तो अब ये देखते हैं कि जब ये स्कैटर्ड हो रहा है इन द केस ऑफ लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम तो एक एंगल साई फॉर्म हो रहा है और दूसरा एंगल यहां पर जाय फॉर्म हो रहा है। तो कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेरियस वेलोसिटी वेक्टर इन द टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमारे पास ये जो पार्टिकल आएगा तो v1 इसकी हम बात कर रहे हैं तो v1 किसके इक्वल होगा? v1 i यूनिट वेक्टर अगर ये अलोंग x एक्सिस मूव करें। v1 प्राइम देखें तो v1 प्राइम क्या आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है। तो इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट और यहां से इसका क्या आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। साइन का कंपोनेंट और कॉस का कंपोनेंट, इसमें दोनों कंपोनेंट क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे। जब दोनों कंपोनेंट इन्वॉल्व होंगे तो v1 cos थीटा i यूनिट वेक्टर और साथ क्या आ जाएगा? v1 sin थीटा j यूनिट वेक्टर। सिमिलरली v2 को फाइंड करें तो v2 क्या आ रहा है हमारे पास? v2 यहां पर आ रहा था तो इससे पहले तो जब v2 को फाइंड करेंगे तो m1 जो हमारे पास मैसेज आएंगे m1 और m2 इन दोनों की रेशियो आएगी। अब ये देखें ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इसकी डायरेक्शन यहां से देखें तो ये टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। जब ये टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव कर रहा है तो उसके साथ क्या जाएगा? -v1 i यूनिट वेक्टर हम साथ यहां पर इसकी जगह पर लिख लेंगे। सिमिलरली v2 प्राइम फाइंड करें तो v2 प्राइम फाइंड करेंगे तो इसके साथ क्या आएगा? m1 m2 इसके साथ भी आएगा तो दोनों के साथ आएगा। इसको मैंने डायरेक्ट बाहर कॉमन लिख लिया है। तो अब यहां से देख लें तो v1 फाइंड करेंगे टोटल तो टोटल v1 क्या होगा? v1 i यूनिट वेक्टर प्लस m1 और m2 v1 i यूनिट वेक्टर। तो इसमें से v1 i यूनिट वेक्टर भी क्या कर लिया है? कॉमन ले लिया है। इसको v1 प्राइम फाइंड इसी से v1 प्राइम फाइंड करेंगे तो v1 प्राइम फाइंड किया तो ये इक्वल है cos थीटा प्लस m1 और m2 प्लस v1 sin थीटा j यूनिट वेक्टर के इक्वल है। और v2 प्राइम यहां से फाइंड किया तो ये देखें v2 प्राइम ये आ रहा है तो v2 प्राइम इज इक्वल टू, अब यहां पर ये मैं
m2 था और यहाँ से m1 था, इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा था, तो ऐसे हम लिखेंगे m1 ओवर m2, क्योंकि m2 मूव कर रहा है m1 की वजह से। डिपेंड करता है कि m1 कितना भारी हो, m1 की वेलोसिटी कितनी हो। अब यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई करेंगे, तो m1 ओवर m2 1 माइनस cos थीटा v1 i यूनिट वेक्टर। तो इसी तरीके से इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट जब देखेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ रहा है, ये वाला इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसको नाम देते हैं इक्वेशंस 4.5 एंड 4.6 या इक्वेशंस 4 एंड 5 का नाम दें। इक्वेशंस ये जो आ रही है 5 हमारे पास आ रही है, तो इक्वेशंस 5 में देखें तो इसको जब हम कंपोनेंट में लिखें v1 प्राइम 1x i यूनिट वेक्टर, तो इसको इसी इक्वेशंस को 4.5 जो आ रही थी तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखा। जब कंपोनेंट फॉर्म में लिखा तो इसके i यूनिट वेक्टर और j यूनिट वेक्टर इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर किया। जब कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो i यूनिट वेक्टर का कोएफिशिएंट यहां से आ रहा है v1 x या v प्राइम 1x। तो इसी तरीके से इसका कोएफिशिएंट तो v प्राइम 1y हमारे पास कोएफिशिएंट, तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो इन दोनों को जब हम यहां से ये कर लें, ये दोनों इक्वेशन जो आ रही हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें। जब डिवाइड करेंगे या डिवाइड करने से पहले इस इक्वेशन से हम फाइंड करें, इक्वेशन से नहीं इस डायग्राम से, तो हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करें। टेंजेंट साई यहां से हम फाइंड कर लें, तो टेंजेंट साई किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज कंपोनेंट आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये हमारे पास v1 प्राइम y और दूसरा क्या आ जाएगा, v1 प्राइम x हमारे पास आ जाएगा। तो v1 प्राइम y और v1 प्राइम इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर v1 आ रहा है तो ये v1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये टेंजेंट साई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली टेंजेंट जाई की वैल्यू यहां से फाइंड कर लें, तो टेंजेंट जाई की वैल्यू हम ये फाइंड करेंगे। तो टेंजेंट जाई की वैल्यू हमारे पास एक, तो ये हमारे पास आ जाएगी साइन थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा। इसी तरीके से इसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करेंगे, जो कि इक्वल है टेंजेंट पाई ओवर 2 माइनस थीटा ओवर 2। तो ये टेंजेंट साई और ये इसके इक्वल आ रहे हैं, दोनों को इक्वल लिख लिया। तो ये टेंजेंट यहाँ से जैसे टेंजेंट इनवर्स हम लेंगे तो टेंजेंट टेंजेंट से कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट ये रह जाएगा जाई इज इक्वल टू पाई ओवर 2 माइनस थीटा बाय 2। तो ये इक्वेशंस टेंजेंट की एक साई के लिए आ जाएगी जिसे 4.7 का नाम दें, और दूसरी जाई के लिए जिसे 4.8 का नाम दें। अब ये वाली दोनों इक्वेशंस जो आ रही हैं, तो ये दोनों इक्वेशंस रिलेशंस दे रही हैं बिटवीन स्कैटरिंग एंगल इन द लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ दोज इन द सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम और सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, तो इनके दरमियान यहाँ पर ये रिलेशंस दे रहे हैं। केस 1 हम बात करते हैं, अब कंडीशंस अप्लाई करते हैं कि अगर M2 जो है M1 के मुकाबले में बहुत मैसिव हो, द mass of M2 is much greater than M1। तो इस इक्वेशंस में जब हम इसमें पुट करेंगे तो M1 क्या है, कम है, तो ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग क्या होगा, ये जीरो होगा। या स्मॉल वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, और ही कम हो जाएगी। तो इस वजह से जब M2 यहाँ पर ज्यादा होगा, इस जगह पर M2 ज्यादा है, तो ये वाला फैक्टर क्या हो रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो क्या बन रहा है, टेंजेंट साई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट टेंजेंट खत्म, तो साई इज इक्वल टू थीटा। अब यहां पर देखें, द सेकंड mass इज स्टेशनरी बोथ बिफोर एंड आफ्टर collisions and that the center of mass of the coordinate coincide with the laboratory coordinate system। अब यहां पर देखें जो डायग्राम थी, तो इसमें एंगल थीटा और इसमें एंगल क्या बन रहा था, साई बन रहा था। ये एंगल थीटा और यहाँ पर ये एंगल, ये थीटा वाला एंगल, और यहाँ पर ये जो एंगल है साई बन रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। सेकंड कंडीशंस,
सेकंड कंडीशन ये है कि जब दोनों मैसेज आपस में इक्वल होंगे, जब दोनों मैसेज आपस में इक्वल होंगे तो क्या बनेगा, इक्वेशंस 4.7 में पुट करेंगे। इक्वेशंस 4.7 ये हमारे पास आ रही है, तो इसमें पुट करें m1 इज इक्वल टू m2, तो m1 की जगह पर m2 पुट करें, m2 ओवर m2 क्या हो जाएगा, 1 रह जाएगा, तो ये बन जाएगा टेंजेंट साई इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर टेंजेंट साई इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा रह जाएगा। साइन थीटा को हम ये लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा ओवर 2, और 1 प्लस कॉस थीटा जो है इसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये कॉस स्क्वायर है और यहाँ पर कॉस आ रहा है, तो ये कॉस इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा तो क्या रह जाएगा, ये 2 भी और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा ओवर 2, तो टेंजेंट थीटा बाई 2, तो टेंजेंट कैंसिल, तो साई इज इक्वल टू थीटा ओवर 2 रह रहा है। तो ऊपर क्या था, साई इज इक्वल टू थीटा। तो अब ये रिलेशंस क्या आ रहा है, अब ये रिलेशंस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है scattering angle of the first particle in laboratory coordinate system is half of the scattering angle of the center of mass coordinate system। यहां से देखें, इस यहां से क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें कि ये हमारे पास इधर आ रहा है, लेट्स सपोज ये यहाँ पर 90 से ज्यादा बन रहा है। अब ये एंगल इस डायरेक्शन में आ रहा था, तो अब इसी को हाफ कर लें, इसको हाफ करेंगे तो इस डायरेक्शन में ऐसे इस डायरेक्शन में एक लाइन आएगी, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेबोरेटरी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब जो हमारे पास रिजल्ट आया है, जो दो इक्वेशंस आई हैं, एक साई इज इक्वल टू थीटा और दूसरा साई इज इक्वल टू थीटा ओवर 2 आया है, तो इन दोनों को जब इक्वेशंस 4.8 एंड 4.9 इनको हम ऐड करेंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास, जाए, तो जाए प्लस साई ऐड किया तो क्या रह जाएगा, पाई ओवर 2। जब पाई ओवर 2 रह जाएगा तो हम ये कहेंगे thus in the laboratory coordinate system the two particle move of a triangle to one another after this collisions। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्कैटरिंग को डिस्कस करेंगे। जस्ट यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्कैटरिंग पे देखा, ये स्कैटरिंग का इंट्रोडक्शन था कि m1 जो है m2 के साथ स्ट्राइक कर रहा है, तो ये आपस में स्कैटर हो रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है, तो जैसे हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग देखा हुआ है उसका फिनोमेना, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे